देवेंद्र फडणवीस ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उनके सरकार में कोई दागदार मंत्री रहेगा नहीं और किसी तरह दबाव का काम होगा नहीं। इसको फिलहाल देवेंद्र फडणवीस गठबंधन की सरकार जरूर चला रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनका काम में नजर नहीं आ रहा कि वो किसी दबाव में है और वो एकनाथ शिंदे या अजित पवार के दबाव में कोई निर्णय ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब एकनाथ शिंदे का वह नाम और वह दबदबा नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से संगठन को संभाला लोकसभा चुनाव के बाद। नमस्कार, आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा करूंगा। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का कार्य संभाले हुए 100 दिन पूरे हो गए हैं। तो आज मैं देवेंद्र के 100 साल के का जो कार्यकाल रहा है 100 दिन का, उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। देखिए, 5 दिसंबर 2024 को देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और यह जो जीत रही थी इस बार महाराष्ट्र की बहुत शानदार रही थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके परिणाम आए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना शामिल थी, ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और यह कहा जा रहा था कि उसके बाद विधानसभा जब चुनाव महाराष्ट्र के होंगे और नवंबर-दिसंबर में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा, जो एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही थी। और ये लगभग तय माना जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद एक निराशा जरूर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रही थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से संगठन को संभाला लोकसभा चुनाव के बाद, जिस तरीके से प्रचार अभियान को कमान दी, उसका असर ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और अजित पवार का जो गठबंधन, जिसे महायुति कहा गया महाराष्ट्र के अंदर, ने प्रचंड बहुमत विधानसभा में जीत दर्ज की। और देवेंद्र फडणवीस एक स्वाभाविक दावेदार थे मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि 2014 से 2019 तक का उनका कार्यकाल एक शानदार कार्यकाल था। बेहद ईमानदार प्रशासन उन्होंने 5 साल चलाया था। तो ऐसे स्थिति में यह तय था कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री की दावेदारी बहुत तगड़ी है और जब 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली तो निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस दावेदार बनकर उभरे और पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि एकनाथ शिंदे थोड़े नाराज रहे कि उनके चेहरे पर थे और वह मुख्यमंत्री थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। 5 दिसंबर 2024 को देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण हुआ था। उसके बाद से लगातार देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में जिस तरीके से काम किया है, मुझे लगता है कि 100 दिन में उन्होंने कई बेहतरीन फैसले लिए। और जब देखिए, जब 15 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, तो देवेंद्र फडणवीस ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने दोनों उप मुख्यमंत्री जो सहयोगी है, एकनाथ शिंदे जो शिवसेना प्रमुख है और अजित पवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख थे, उनसे बहुत स्पष्ट कह दिया था कि मैं किसी भी दागी नेता को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करूंगा, भले ही वो आपका कितना भी करीबी हो। इस बात को लेकर एकनाथ शिंदे और अजित पवार थोड़े असहज हुए थे। एकनाथ शिंदे चाहते थे कि उनके करीबी जो रत्नागिरी से विधायक है दीपक केसरकर, वह मंत्रिमंडल में शामिल हो। वह एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री जब कैबिनेट मंत्री थे और बड़े पावरफुल लीडर माने जाते थे। तानाजी सावंत स्वास्थ्य मंत्री थे एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में, वह एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते थे, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे एकनाथ शिंदे। देवेंद्र ने दोनों के नामों पर सहमति नहीं दी। इसके अलावा अजित पवार, छगन भुजबल जो एक समय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे, शरद पवार के बहुत करीबी रहे, जब एक अजित पवार ने अपना पाला बदला, अपने चाचा से बगावत की, तब छगन भुजबल शरद पवार को छोड़कर अजित पवार के साथ आए थे। जबकि राजनीतिक रूप से छगन भुजबल और अजित पवार पार्टी के अंदर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में देखे जाते थे, लेकिन एक छगन भुजबल एक अजित पवार के साथ गए, अजित पवार उन्हें टिकट दिया, वो विधायक बने और यह तय था कि छगन भुजबल मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि छगन भुजबल के रहते, वह जेल मुख्यमंत्री रहते, उन्होंने कई घोटाले करे जिसके कारण वह जेल में भी गए थे और ऐसे दागदार व्यक्ति को मैं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करूंगा, भले ही वो कितने सीनियर लीडर रहे हो। छगन भुजबल मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। तो देवेंद्र फडणवीस ने एक साफ सुथरी सरकार का गठन किया, भारतीय जनता पार्टी के बेहतर चेहरों को सरकार के अंदर शामिल किया, उन्हें बेहतर पोर्टफोलियो दिए गए और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने काम करना शुरू किया। अभी देवेंद्र फडणवीस की सरकार को अभी 90 दिन भी नहीं हुए थे कि एक बड़ी घटना महाराष्ट्र की राजनीति में घटी, जब अजित पवार के बेहद करीबी बीड़ से आने वाले विधायक धनंजय मुंडे, जो पंकजा मुंडे के भाई भी है, गोपीनाथ मुंडे जी के भतीजे लगते हैं,
पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे, उसके बाद वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरद पवार के पास चले गए थे और वो अभी अजित पवार खेमे में हैं। वो कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, जिसे अजित पवार ने कैबिनेट मंत्री अभी देवेंद्र फडणवीस की सरकार में बनाया था। उनके करीबी वाल्मीकि कराड़ पर एक सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का आरोप लगा, वो उसमें गिरफ्तार हुए। धनंजय मुंडे के करीबी आदमी उसमें गिरफ्तार होते हैं, धनंजय मुंडे पर आरोप लगता है और जिस तरीके से एसआईटी की रिपोर्ट लीक होती है और एसआईटी की रिपोर्ट में आता है कि किस बर्बरता से संतोष देशमुख जो सरपंच था उसकी हत्या की गई और इसमें धनंजय मुंडे के करीबी लोग शामिल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस से जब यह खबर लगी और देवेंद्र फडणवीस बहुत स्पष्ट प्रफुल्ल पटेल जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक सीनियर लीडर है, उन्हें सुनील तटकरे जो अध्यक्ष है उनको, और एकमात्र सांसद है अजित पवार की पार्टी के, और अजित पवार जो खुद उप मुख्यमंत्री, उनसे बहुत स्पष्ट कह दिया था कि धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना होगा। धनंजय मुंडे पहले तैयार नहीं थे, अजित पवार भी इस बात को लेकर तैयार नहीं थे। अजित पवार को लग रहा था कि मैं धनंजय मुंडे से इस्तीफा करा दूंगा तो हो सकता है धनंजय मुंडे वापस शरद पवार के पास चले जाए या बीड़ में जो हमारी एक ताकत है वो कमजोर हो। धनंजय मुंडे इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, उसके साथ अजित पवार उनका साथ दे रहे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने बहुत स्पष्ट किया था कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा होगा और धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा। इसके पहले भी एक और माणिकराव कोकाटे, अभी जो देवेंद्र फडणवीस सरकार में कृषि मंत्री है, उनके ऊपर भी एक लोअर कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया था, क्योंकि उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने पहले अपने कार्यकाल में रहते 15 साल पहले कार्यकाल में अपने जब मंत्री थे उस समय एक घोटाला किया था, आवास घोटाला किया था, जिसका केस चल रहा था, जिसमें उनके आरोप प्रूव हो गए थे और कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने तत्काल अजित पवार से कहा कि माणिकराव कोकाटे को इस्तीफा देना होगा। अगर वो अपर कोर्ट में जाते हैं, अपील करते हैं और हाई कोर्ट से उन्हें अगर राहत मिलती है तो वो मंत्री पद से बचे रहेंगे, वरना उन्हें इस्तीफा देना होगा। माणिकराव कोकाटे हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ से उन्हें राहत मिल जाती है और फिलहाल वो बच गए। तो देवेंद्र फडणवीस ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उनके सरकार में कोई दागदार मंत्री रहेगा नहीं और किसी तरह दबाव का काम होगा नहीं। इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो गया, उसके बाद जब मंत्रियों ने अपनी जो सूची कि किन्हें पीए बनाना है और किन्हें उनका ओएसडी बनाना है, मंत्रियों ने अपने पसंद के लोगों के नाम मुख्यमंत्री को भेजे, क्योंकि आखिरी में मुख्यमंत्री ही उन नामों को अनुमति देता है। तो 125 नाम जब देवेंद्र फडणवीस के पास आए तो देवेंद्र फडणवीस ने 109 नामों को स्वीकृत किया और 16 नामों को देवेंद्र फडणवीस ने रोक लिया। देवेंद्र फडणवीस बहुत स्पष्ट कहा कि ये 16 नाम जो मैंने रोके हैं और जिनका नाम रिकमेंड पार्टी ने या मंत्री ने किया है ओएसडी के रूप में या पीए के रूप में रखने के लिए, यह फिक्सर के रूप में जाने जाते हैं। इनकी छवि दागदार रही है, इनका जो पहले का कार्यकाल रहा है या इनका जो पहले की स्थिति रही है, उनके ऊपर कई लेन देन के आरोप लगे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं ओएसडी या पीए के रूप में नियुक्त करने की अनुमति नहीं दूंगा, इन लोगों की नियुक्ति नहीं होगी। देवेंद्र फडणवीस ने वहां पर रोक दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कई मंत्रियों की ओएसडी और पीए की नियुक्ति नहीं हो पाई, इससे वो नाराज थे। एकनाथ शिंदे भी इस बात को लेकर थोड़े नाराज रहे कि क्या अब हमें अपने पीए और ओएसडी नियुक्त करने की अनुमति नहीं रहेगी। देवेंद्र का बिल्कुल है, लेकिन आदमी ईमानदार होना चाहिए, स्वच्छ छवि का होना चाहिए, कोई लेन देन में नहीं पाया जाने वाला होना चाहिए। तो देवेंद्र फडणवीस भले ही गठबंधन की सरकार में हो, भले ही यह कहा जा रहा हो कि उस सरकार के अंदर अजित पवार एक ताकतवर नेता है, ये कहा जा रहा हो कि एकनाथ शिंदे जो पहले मुख्यमंत्री रहे और अभी भी बहुत पावरफुल अपने माना जाता है, वह सरकार में मुख्यमंत्री है। तो दो ऐसे नेता जो राजनीतिक रूप से बड़े पावरफुल है, देवेंद्र फडणवीस से राजनीतिक रूप से ज़्यादा अनुभव रखते हैं, देवेंद्र फडणवीस से उम्र में बड़े हैं। देवेंद्र फडणवीस तो अभी 54 साल के हैं। अगर आप एकनाथ शिंदे को देखेंगे तो एकनाथ शिंदे 61 साल के हो चुके हैं, अजित पवार 65 ईयर्स के हो चुके हैं और अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस का जन्मदिन तो एक ही दिन आता है 22 जुलाई को। तो इन दोनों से उम्र में और राजनीतिक अनुभव में कम होने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से 100 दिन का प्रशासन चलाया है वह मुझे लगता है काबिले तारीफ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट देवेंद्र फडणवीस को कह दिया था कि आपको बिना किसी दबाव में, बिना किसी प्रभाव में सरकार चलाना है, जो सही है, जो महाराष्ट्र के हित में वो निर्णय लेना है। और देवेंद्र फडणवीस का जो पहले का कार्यकाल था, अगर आप देखेंगे 2014 से लेकर 2019 तक था, उस समय शिवसेना
सरकार में शामिल रही, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की सरकार में यह कभी नजर नहीं आया कि देवेंद्र फडणवीस पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उसके पहले तो वो कोई कैबिनेट मंत्री भी नहीं थे, सीधे उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में चुना। 2014 में मुख्यमंत्री सीधे बने और 5 साल का कार्यकाल उन्होंने बिना किसी दबाव के, न उद्धव ठाकरे के दबाव में आए, न वो किसी और पार्टी के सीनियर लीडर के दबाव में आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी कई सीनियर लीडर देवेंद्र फडणवीस से सीनियर लीडर पार्टी मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस उनके दबाव में नहीं आए और बहुत शानदार 5 साल कार्यकाल उन्होंने चलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने देखा कि 5 साल जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने बिना किसी प्रभाव के और बिना किसी दबाव से कार्यकाल चलाया, भ्रष्टाचार मुक्त एक बहुत ईमानदार और शानदार प्रशासन दिया है, तो यह तय है कि देवेंद्र फडणवीस फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। 100 दिन में देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है, लगातार वो काम कर रहे हैं, संगठन की एक्टिविटी पे वो ध्यान रख रहे हैं, सरकार बेहतर प्रदर्शन कैसे करे। और अभी जब कुछ दिन पहले बजट आया महाराष्ट्र विधानसभा में, तो देवेंद्र फडणवीस ने, जब अजित पवार ने बजट पेश किया, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि लाडली बहना योजना जो महाराष्ट्र की इतनी एक फ्लैगशिप स्कीम थी, जो एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री थे शुरू की गई थी, और ये कहा गया था कि महाराष्ट्र की जो सरकार की वापसी हुई है उसमें एक बड़ी भूमिका लाडली बहना योजना का है, जिसमें महिलाओं को एक निश्चित रकम देने की घोषणा की गई थी। तब उसके रकम की राशि देवेंद्र फडणवीस ने बढ़ाई नहीं, 36,000 करोड़ रुपया सिर्फ सैंक्शन करा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उस योजना में कई ऐसे लोगों ने, महिलाओं ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा दिया था जो उसके लिए पात्र नहीं है, जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आती है, जो गरीबी रेखा के ऊपर है, जिनके पास 4 व्हीलर है, जिनके पास खुद का मकान है, जो खुद पैसा कमाती है अपने उद्योग से या कहीं नौकरी करती है, उन्होंने भी लाडली बहना में अपना रजिस्टर्ड करा लिया था। तो सरकार यह पूरी स्क्रूटनी कर रही है, जो पात्र होंगे, जो जरूरतमंद महिलाएं होंगी, उनका नाम एनरोल किया जाएगा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनको पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो देवेंद्र फडणवीस किसी भी तरीके के दबाव में नहीं है, न वो अपने पार्टी के सहयोगी दबाव में काम कर रहे हैं, न वो इस दबाव में रहे कि अगर मैं महिलाओं को पैसा तुरंत देना शुरू नहीं करूंगा तो महाराष्ट्र की महिलाएं नाराज हो जाएंगी और मेरे सहयोगी दल इसका विरोध करेंगे। देवेंद्र ने कहा है कि जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किया था और जिस के प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी थी कि हम जो गारंटी दे रहे हैं वो हमारी सरकार पूरा करेगी, देवेंद्र फडणवीस बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि वो सारी योजनाएं जो हमारे संकल्प पत्र में थी हम पूरे करेंगे 5 साल के अंदर। और उसकी शुरुआत देवेंद्र फडणवीस ने अपने कार्यकाल के अंदर शुरुआत कर दी है। तो मुझे लग रहा है कि 100 दिन का जो देवेंद्र फडणवीस का कार्यकाल रहा है वह फिलहाल एक अच्छा कार्यकाल के रूप में देखा जा सकता है, बिना किसी प्रभाव और दबाव के वो काम कर रहे हैं। हालांकि ये चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति से ये भी आ रही है कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस काम कर रहे हैं वो ये बता रहा है कि 2029 में अजित पवार और एकनाथ शिंदे के लिए बहुत आसान नहीं होगा गठबंधन में अपने दावेदारी करना, क्योंकि 5 साल देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से काम करेंगे उसके बाद ये तय है कि 2029 में जब विधानसभा चुनाव होंगे या लोकसभा, उसके 6 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव होंगे 2029 में, उस समय अजित पवार और एकनाथ शिंदे के पास बहुत ज़्यादा अपने डिमांड रखने की स्थिति नहीं रहेगी। उन्हें एक जूनियर पार्टनर के रूप में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तब तक एक लंबी लकीर महाराष्ट्र की राजनीति में खींच देंगे जो बता देगा कि भाई महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का जो काम है वो 2029 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ने की स्थिति में आ जाएगी। अभी कुछ महीने में महाराष्ट्र के अंदर कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने वाले, अगर आप देखेंगे अभी तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत की है, हरियाणा नगरीय निकाय चुनाव में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत की है। 10 में से 9 नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर बनाया और एक में मनीष सरने निर्दलीय जो भी भारतीय जनता पार्टी के करीबी है वह मेयर बनाए। तो गुजरात और हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है नगरीय निकाय चुनाव में, बीएमसी, टीएमसी, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और तमाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, प्रदेश में देवेंद्र फडणवीस की सरकार और नगर निगम, महाराष्ट्र के नगर निगम, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाना चाहती है। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनके साथ गठबंधन हो। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से काम कर रहे हैं वह ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई महानगर पालिका में किसी तरह के गठबंधन में जाने से बचेगी, पुणे महानगर पालिका में गठबंधन में जाने से बचेगी और अपनी ताकत को संगठन के रूप में सरकार के प्रदर्शन से एक बेहतर छवि के साथ देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत गढ़ बनाने की तैयारी में जुटे हैं। और मुझे लग रहा है वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं निश्चित आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगी। लेकिन अभी एकनाथ शिंदे की तरफ और अजित पवार का ध्यान भी
केंद्र की राजनीति की तरफ है। अजित पवार कह रहे हैं कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा हो गया है, उसकी जगह मैं अभी किसी को मंत्री नहीं बनाना चाहता हूं। केंद्र में हमें एक भी मंत्री पद नहीं मिला है, एकनाथ शिंदे को एक मंत्री पद है। अब विधानसभा चुनाव में मेरा बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है तो केंद्र में हमें एक मंत्री पद दिया जाए। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, भले ही महाराष्ट्र कैबिनेट में उनके 1 या 2 पद उनको कम करना पड़े, उसके लिए वो तैयार है। अभी वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल मंत्री बनते हैं या नहीं बनते, ये आने वाला समय बताएगा। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब एकनाथ शिंदे का वह नाम और वह दबदबा नहीं है जो उनके मुख्यमंत्री रहते था। अब देवेंद्र फडणवीस का काम और दबदबा महाराष्ट्र की सरकार में, प्रदेश सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ प्रदेश के अंदर दिख रहा है। एकनाथ शिंदे भी अब केंद्र की राजनीति में अपना कुछ दखल बढ़ाना चाहते हैं। खबर यह भी आ रही है कि वो चाहते हैं कि उनके बेटे को कोई एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दी जाए, और केंद्र में नहीं दी जा सकती तो महाराष्ट्र में कोई उन्हें जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि एकनाथ शिंदे अपने बेटे को मंत्री बनाने से बचेंगे। अभी उनकी कोशिश भी होगी कि जो 100 दिन का जो कार्यकाल रहा है महाराष्ट्र सरकार का, उसका कुछ फायदा उनको भी आने वाले कॉर्पोरेशन के चुनाव में मिले। तो फिलहाल देवेंद्र फडणवीस गठबंधन की सरकार जरूर चला रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनका काम में नजर नहीं आ रहा कि वो किसी दबाव में है और वो एकनाथ शिंदे या अजित पवार के दबाव में कोई निर्णय ले रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जैसे 2014 से 2019 का कार्यकाल चलाया था, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस बहुत अच्छा कार्यकाल अपने इस 100 दिन के अंदर दिया है और आने वाले दिनों में भी देंगे। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अभी तो शुरुआत है, आने वाले 5 साल में हम कई बड़े फैसले लेंगे। अभी बुलेट ट्रेन का एक बड़ा निर्णय है, जहाँ निर्माण कार्य हो रहा है। अभी मेट्रो का एक बड़ा काम है, कई बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स है जिसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस का फोकस है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 साल में देवेंद्र फडणवीस काम करेंगे। 100 दिन का जो कार्यकाल है वो बता रहा है कि आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस का कार्यकाल कैसा होगा। मुझे लग रहा है कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, 100 दिन का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, बिना किसी दबाव के उन्होंने काम किया है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार एक बेहतर प्रशासन देगी। फिलहाल एकनाथ शिंदे और अजित पवार के लिए चिंता का विषय है कि देवेंद्र फडणवीस के इस तरीके से काम करके देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से लोकप्रियता अपनी महाराष्ट्र के अंदर बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वह भारतीय जनता पार्टी के पास कॉर्पोरेशन के चुनाव में या आने वाले 5 साल बाद विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी बार्गेनिंग की स्थिति में आ सके। वह अपने लिए भी कोई विकल्प ढूंढ रहे होंगे कि कैसे वह इस सरकार में अपना वजूद बचा कर रखें और उनका भी एक महाराष्ट्र की राजनीति में दखल बना रहे। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस जो काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो महाराष्ट्र के हित में और देश के हित में बहुत अच्छा संदेश दे रहा है। आज हमने देवेंद्र फडणवीस के 100 दिन के कार्यकाल पर चर्चा की है। अगले सप्ताह किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।